गुड मॉर्निंग बेटा। ये सीपीसी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसका बस एक टॉपिक रह गया था, आज को कंप्लीट करा के फिर हम आईपीसी स्टार्ट, ठीक है। प्रीवियस क्लासेस आपने कवर कर ली अभी? पेपर अच्छा हो गए बीकॉम के पेपर खत्म? आ जाएंगे, चलो हम रिवाइज करते हैं तब तक। चलिए देखिए, रेफरेंस में हमारा क्या था? रेफरेंस हमारा होता है जहां पर सबऑर्डिनेट कोड क्या करता है, डाउट पूछता है। किससे डाउट पूछता है? अपने सुपीरियर कोर्ट से, यानी कि अगर उसे अपने कोई भी केस में क्या है दिक्कत आ रही है, कोई भी तरह की डाउट आ रहा है, तो फिर वो रेफर करेगा अपने केस को किसके लिए? सुपीरियर कोर्ट को रेफर करेगा और उससे मांगेगा क्या? सजेशन, ठीक है। तो उसे बोलते हैं हम रेफरेंस। उसके बाद हमने पढ़ा था रिव्यू और रिवीजन में क्या डिफरेंस है। रिव्यू जब हम करते हैं तो वो सेम कोर्ट में जाता है, यानी कि अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने डिसीजन दिया है तो वही कोर्ट क्या करेगा? उसको रिव्यू करेगा, ठीक है। और ये रिव्यू कब होता है? जब हमें बाद में पूरा डिसीजन आने के बाद कोई नए फैक्टर डिस्कवर्ड हो रहे हो या फिर कोई ऑब्वियस मिस्टेक उसके अंदर हमें दिख रही हो। रिवीजन में हमने देखा था कि हाई कोर्ट ऑर्डर पास करता है लोअर कोर्ट को कि तुम क्या करो, एक बार रिवाइज करो। हम बोलते हैं लोअर कोर्ट पूछता है क्यों करे? क्योंकि उसने ये 3 गलतियां की होती है। पहली गलती उसने की होती है कि उसने वो केस ले लिया होता है जो उसकी जुडिक्शन में नहीं आता। सेकंड, उसने उसकी जुडिक्शन में आता है और केस नहीं लेता। और थर्ड गलती उसने क्या की कि उसके जुडिक्शन में आता भी था और उसने केस लिया भी था, लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे किया था? इलीगली या इरेगुलर, ठीक है। तो वो होगा हमारा रिवीजन। फिर हमने पढ़ा था अपीयरेंस पार्टीज बिफोर कोर्ट, यानी कि अगर कोर्ट के सामने कोई पार्टी अपीयर हो रही है तो हियरिंग डेट वाले दिन दो बातें हो सकती हैं, या तो प्लेंटिफ ही नहीं आया। प्लेंटिफ कौन? जो केस करता है, हाँ। और डिफेंडेंट कौन? जिसके होता है, हाँ। अगर हियरिंग डेट पे हमारा प्लेंटिफ नहीं आता तो 3 बातें हो सकती हैं। डिफेंडेंट तो आया लेकिन उसने इस गलती को नहीं माना, उसने नहीं कहा, उसने कहा कि मैंने तो ये गलती की नहीं है, जो भी प्लेंटिफ ने क्लेम लगाया है वो झूठा है। अरे भाई, अब तुम एब्सेंट हो तब तो डिफेंडेंट कुछ भी बोल सकता है ना। तो जज साहब कहेंगे कि डिसमिस कर देंगे, रफा दफा कर देंगे उस केस को। अगर डिफेंडेंट आया है और उसने गलती मान ली कि हाँ मुझे इतने का पैसा देना है, तब क्या होगा? एक्स पार्टी डिग्री आ जाएगी। एक्स पार्टी मतलब बस डिफेंडेंट को सुना और डिसीजन दे दिया, ठीक है। एक्स पार्टी का मतलब होता है कि सिर्फ एक पार्टी को सुन के जब डिसीजन दिया जाता है। डिफेंडेंट ऑल्सो एब्सेंट, अगर डिफेंडेंट भी नहीं आया, प्लेंटिफ भी नहीं आया, तब केस क्या होगा? डिसमिस, ठीक है। अब डिफेंडेंट एब्सेंट है। डिफेंडेंट एब्सेंट का मतलब है कि डिफेंडेंट तो मोस्टली एब्सेंट ही रहता है, जिसपे केस फाइल होगा वो तो एब्सेंट ही रहेगा। तो इसमें क्या होगा कि कोर्ट एकदम से डिसीजन नहीं देगा, एडजर्न करेगा पहले, तारीख पे तारीख, थोड़ा सा मौका मिल जाए। या फिर अगर वो आया ही नहीं तब एक्स पार्टी ऑर्डर दे देगा, ठीक है। ये था हमारा अपीयरेंस बिफोर पार्टीज। उसके बाद हमारा आता है टेम्परेरी इंजंक्शन। टेम्परेरी इंजंक्शन में हमारा ये होता है कि कोई भी ऐसा ऑर्डर जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, यानी कि केस चल रहा है, यानी कि जैसे मैंने यहाँ पे बताया था एग्जांपल में, देखिए कि सूट अभी कमेंस है और टर्मिनेट होने के बीच में जितने भी हमारे ये आ रहे हैं ऑर्डर, इसे बोलते हैं टेम्परेरी इंजंक्शन। यानी कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए वो क्या कर रहा है? जज ऑर्डर दे रहा है कि अभी तुम रुक जाओ, अभी प्रॉपर्टी पता नहीं चली किसकी है, तो अभी तुम इस प्रॉपर्टी को क्या करो, ना तो सेल करो, ना लीज करो, ना रेंट पे, ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारा? टेम्परेरी इंजंक्शन। या फिर ये बोल सकता है जज की जब तक कोई और ऑर्डर मैं ना दे दूं तब तक आप क्या करो? स्टे ऑर्डर लगा सकता है, ठीक है। तो ये कब होगा? किसी भी एनी स्टेज ऑफ सूट, यानी कि जब सूट चल रहा है तो किसी भी लेवल पे वो केस फाइल हो सकता है। फिर हमने देखा था केस वेयर द कोर्ट में ग्रांट द टेम्परेरी इंजंक्शन। कब कब वो टेम्परेरी इंजंक्शन देगा? जब हमारी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में चल रही है और हमें लग रहा है, जैसे मान लीजिए ए ने बी पर केस किया, ए ने बी पर केस किया और कहा कि जज साहब इससे ना प्रॉपर्टी खाली करवा दो वरना ये क्या करेगा, मेरी प्रॉपर्टी को पूरा तहस नहस कर देगा, खराब कर देगा। तो जब हमें ऐसा लग रहा है कि जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में, या तो वो वेस्ट कर सकता है डैमेज, या एलिनिएट, एलिनिएट मतलब किसी और को ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। या फिर हमें ऐसा लग रहा है डिफेंडेंट थ्रेटन, थ्रेटन का मतलब क्या होता है? धमकी दे रहा, हाँ। डिफेंडेंट धमकी दे रहा है और वो उसे मकान वाले को ही निकाल के बाहर कर दे, ऐसा डर है तो टेम्परेरी इंजंक्शन दिया जा सकता है। डिफेंडेंट थ्रेटन, या फिर ऐसा लग रहा है कि वो प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर देगा या फिर इंजरी पहुंचा देगा, तब हम क्या करते हैं? ये केस फाइल करते हैं टेम्परेरी इंजंक्शन। अपील, अब अपील क्या होता है? जब भी हम लोअर कोर्ट
के डिसीजन से खुश नहीं होते तो हम हायर कोर्ट में अपील करने जाते हैं ना, सुपीरियर कोर्ट में। तो अब सुपीरियर कोर्ट में जब हम अपील कर रहे हैं तो अपील की हमने 4 बातें देखी थी। पहला देखा था अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री। ओरिजिनल डिक्री का मतलब ये है, ओरिजिनल डिग्री पता है बेटा आपको क्या है? आप सीपीसी में नहीं आए थे तो नहीं पता होगा। ओरिजिनल डिग्री देखो बेटा क्या होता है। मान लीजिए ये सिविल कोर्ट है, ठीक है। सिविल कोर्ट सबसे पहले हम लोअर कोर्ट में डिसीजन दे दें ना, तो सिविल कोर्ट में केस गया, उसके बाद हमारा कहा जाएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और उसके बाद इससे भी खुश नहीं है तो हाई कोर्ट, ठीक है। तो जब हम फर्स्ट टाइम केस फाइल करते हैं तो उसे बोलते हैं ओरिजिनल डिग्री। अब इस जिसके डिसीजन से हम खुश नहीं है, यहाँ अपील कर रहे हैं, तो इसे बोलेंगे फर्स्ट अपील। इसके भी डिसीजन से खुश नहीं है, हम हाई कोर्ट में अपील कर रहे हैं, तो इसे बोलेंगे सेकंड अपील, ठीक है। तो ये होता है हमारा अपील्स, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले कि अगर हम ओरिजिनल डिग्री के खिलाफ अपील कर रहे हैं तो सुपीरियर कोर्ट में जाएंगे और क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को कंसीडर करेंगे, ठीक है। अपील जो होगी, अगर दोनों पार्टी ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से केस रिजॉल्व कर ले तो उसके खिलाफ अपील नहीं होगी। जैसे कि ए और बी में बहुत ज्यादा डिस्प्यूट चल रहा था, तो उसने कहा कि चल हम क्या केस वेस में जाए, इतना लॉयर वॉयर को पैसे दे, तुम एक काम करो हम दोनों आपस में सेटलमेंट कर ले। तो केस अब जज तो कोई डिसीजन देगा नहीं, तो जब उन्होंने आपस में सेटलमेंट कर लिया तो उसके खिलाफ अपील नहीं होती है, ठीक है। सेकंड अपील हमारा है हमेशा हाई कोर्ट में जाता है और क्वेश्चन ऑफ लॉ पर ही जाता है। क्वेश्चन ऑफ लॉ का मतलब होता है जब लॉ में कोई कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है तब, ठीक है। अपील फ्रॉम ऑर्डर, ऑर्डर के खिलाफ भी हम अपील कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए पर्टिकुलर ऑर्डर ही तो दे रहा था हमारा जज, टेम्परेरी इंजंक्शन में अगर यहाँ पे कोई ऑर्डर दे रहा है बीच में, तो फिर उस ऑर्डर के खिलाफ भी हम अपील कर सकते हैं, लेकिन वो पहले से मेंशन होनी चाहिए लॉ में। जनरली अलाउड नहीं होती, लेकिन अगर लॉ में लिखा है तो आप अपील कर सकते हैं। फिर है अपील की सुप्रीम कोर्ट। हमें सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी है तो कैसे करेंगे? कब कर सकते हैं? जब हाई कोर्ट के डिसीजन से हम दुखी हैं, मतलब कि ओरिजिनल डिग्री में, यानी कि जो हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया हो वो ओरिजिनल डिग्री में दिया हो, तभी हम क्या कर सकते हैं? अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। मैंने ये पूरा समझाया था लास्ट क्लास में कि कैसे ओरिजिनल डिग्री में वो डिसीजन देता है, ठीक है। अब कोई छोटा बच्चा है यानी माइनर है, उसके खिलाफ भी केस हो सकता है और वो भी कर सकता है। अगर वो प्लेंटिफ है माइनर, तो नेक्स्ट फ्रेंड के थ्रू केस होगा, है ना। नेक्स्ट फ्रेंड कौन होता है? उसके जो भी पेरेंट्स है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, वो सब। अगर माइनर के ऊपर केस हुआ है तो गार्जियन के द्वारा नाम से क्या होगा, उस पर केस। अब अगर प्लेंटिफ क्या हो गया है, मेजर हो गया है, यानी कि आपको 18 साल हो गया है, तो उसके बाद दो चॉइस है, या तो वो केस को कंटिन्यू करे या फिर डिसकंटिन्यू करे। अगर कंटिन्यू कर रहा है तो अपने नेक्स्ट फ्रेंड का नाम हटा देगा, अब उसका खुद का नाम आएगा और जो टाइटल है वो करेक्ट करेगा, ठीक है। और अगर वो डिसमिस कर रहा है तो डिस्चार्ज कर देगा सूट को, ठीक है, कि अब मैं ये केस वेस नहीं करना चाहता, तो इस चीज को डिस्चार्ज कर देगा और जितने भी उसके पैसे लगाए हैं, डिफेंडेंट के जितने भी पैसे लग चुके हैं उन्हें वो पैसे पे करेगा। फिर है सूट बाय और अगेंस्ट कॉर्पोरेशन। इसका मतलब यह है कि अगर कंपनी के खिलाफ भी केस हो सकता है और वो भी कर सकती है। अगर वो कर रही है तो किसके सिग्नेचर जाएंगे? कंपनी सेक्रेटरी के, या किसी डायरेक्टर के, या कोई और प्रिंसिपल ऑफिसर ऑथराइज है तो उसके, ठीक है। उसके बाद अगर उसको समन आ गया, यानी कंपनी के खिलाफ केस फाइल हो गया है, तो कहां पर जाएगा? इन तीनों के नाम से समन आएगा, है ना, क्योंकि कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है। तो सेक्रेटरी, डायरेक्टर या प्रिंसिपल ऑफिसर के खिलाफ के समन आएगा और ये रजिस्टर्ड ऑफिस में आएगा, या फिर जहां पर वो बिजनेस करती है वहां पर आएगा, ठीक है। चलिए एक लास्ट टॉपिक हमारा सीपीसी का बचा था, वो कंप्लीट करके फिर हम स्टार्ट करेंगे आईपीसी। देखिए समरी प्रोसेस।
या आप लोग लिख लीजिए, फिर मैं समझा दूं। लिख लिया आप लोगों ने पेजेस? चलिए फिर मैं समझाती हूँ। देखो समरी प्रोसीजर क्या होता है। मेजरली हमारा जो नेचुरल जस्टिस होता है वो क्या बोलता है कि अगर हम मान लीजिए ए है, मिस्टर ए है और ये है मिस्टर बी। अगर ए ने केस फाइल किया है इस पर मिस्टर बी पर, तो हमें जो नेचुरल जस्टिस है वो ये बोलता है कि ए ने केस फाइल किया है तो बी को भी सुना जाएगा। यही बोला जाता है ना, हियरिंग द अदर पार्टी। यानी कि नेचुरल जस्टिस में हमने पढ़ा था ऑडी अल्टरम पार्टम और ये सब हमने पढ़ा था ना पीछे। अच्छा चलिए ठीक है, मैं समझ सकती हूँ। ए क्या है हमारा, ए ने केस फाइल किया बी पर, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट ने केस फाइल किया, तो दोनों पार्टी को सुना जाएगा। यानी कि हम एक पार्टी के हिसाब से डिसीजन नहीं दे सकते, यही रूल है ना। लेकिन समरी प्रोसीजर कहता है कि यहाँ पे हम सुनने देंगे नहीं, हम डिफेंडेंट को यहाँ पे सुनेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हमें लग रहा है कि वो ना जबरदस्ती तारीख पे तारीख दिलवाने के लिए ऑब्स्ट्रक्शंस डालेगा। ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि बेकार के ऑब्स्टिकल्स वो डालना चाह रहा है केस को डिले करने के लिए, या फिर वो खुद चाहता है कि तारीख पे तारीख आती रहे और मेरा डिसीजन क्या रहे, डिले होता रहे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ऐसा देखने से लग रहा है कि अनरीजनेबल ऑब्स्ट्रक्शन डालने वाला है कौन, डिफेंडेंट। तो हम क्या नहीं करेंगे, उसे बोलने का मौका नहीं देंगे। लेकिन हाँ, अगर जेन्युइन केस है, अगर उसे ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं मेरे साथ तो गलत हो रहा है, सप्रेस किया जा रहा है मुझे, तो फिर वो क्या कर सकता है। उसने कहा है कि जब आपको समन यानी कि जब आपको बुलावा भेजा गया है कि आप कोर्ट में आके पेश करो, तो उसके 10 दिन के अंदर आप क्या कर दो, अपीयर आके कह दो, अपीयरेंस होके बोल दो कि जज साहब मुझे भी बोलने का मौका दिया जाए, मैं अपने बारे में अपने डिफेंस के लिए कुछ कहना चाहता हूँ। तो डिपेंडेंट क्या होगा वहां पे दे सकता है। वैसे तो वो एंटाइटल नहीं है, साफ सुथरी लैंग्वेज में उसने ये बोल दिया। लेकिन अगर वो 10 दिन के अंदर, जब से उसे बुलावा भेजा गया है, 10 दिन के अंदर अगर वो अपीयर हो जाए और बोल दे कि मुझे भी डिफेंस का मौका दिया जाए, तब उसे दे दिया जाए। ठीक है। अच्छा, कब हम ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि हम उसे डिफेंड का मौका नहीं देंगे? जब हमें लग रहा है कि वो फ्रिवलस यानी कि फ्रॉडुलेंट केस है, हमें पता चल रहा है कि जैसे कि हमने कहा कि ये चेक है, हमें दिख रहा है कि ये चेक इसने क्या किया है, बाउंस हो गया, ये गलत है। ठीक है, तो या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज को जबरदस्ती के ऐसे डॉक्यूमेंट दिखा रहा है जो इररिलेवेंट है। तो जब हमें लग रहा है कि डिफेंडेंट जो है फ्रॉडुलेंट केस को दिखाना चाह रहा है या फिर डिफेंस जो ले रहा है वो फ्रॉडुलेंट है, तो फिर वो क्या है, उसे बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा। अमाउंट एडमिटेड बाय डिफेंडेंट बट नॉट डिपॉजिटेड, यानी कि उसने कहा था कि ए के मुझे 5 लाख रुपए देने हैं, ये उसने एडमिट कर लिया था, लेकिन अभी तक उसे डिपॉजिट नहीं कराए हैं, तो फिर वो क्या हो जाएगा, उसे डिफेंड का मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये जो डिफेंड है वो कहाँ पर करवाएंगे हम, समरी प्रोसीजर कहाँ होगा, हाई कोर्ट में एप्लीकेबल है, सिटी सिविल कोर्ट और स्मॉल कोर्ट में। हाई कोर्ट चाहे तो रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है कि आप क्या कर सकते हैं कि इस लेवल के बाद ही आए। रिस्ट्रिक्शन यानी कि अगर वो हायर कोर्ट है, उसके पास टाइम की भी कमी है, तो फिर वो चाहे तो क्या कर सकता है, कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है कि हाँ, कि ऑप्शन दे वो कि आप ऐसा ही सिचुएशन है तो ही आना, वरना मत आना। अभी जो समझाया वो समझ आएगी सहज एंड अनंत? अच्छा चलो ठीक है, आज नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। लिखे इंडियन पीनल कोड।
क्या समझ आ रहा है इससे हमें? इंडियन पीनल कोड कौन बताएगा? यहाँ पे कोड क्यों है, एक्ट क्यों नहीं है, पहले तो ये बताओ। ठीक है, सेकंड, ये तो हमारे भारत का है, ये समझ आ रहा है। पीनल से क्या मतलब, ये बताओ, बोलो। अच्छा, ये किसने बनाया है? कोर्ट में? नहीं नहीं, सारे लोग हमारा पार्लियामेंट ही बनाता है ना। अच्छा चलो बताती हूँ, और आप क्या बोलेंगे? क्या? लीगल का मतलब पेनल्टी होगा। हाँ बिल्कुल सही, ये तो आपने ठीक कहा है, पेनल्टी। हाँ जी, आप बताइए कोड और एक्ट में डिफरेंस। क्या अलग दिखाने के लिए, मतलब यूनिक सा दिख जाए, तो उसने ने क्या है कि कोड इस्तेमाल किया है रादर देन एक्ट। चलिए देखते हैं क्यों है, बस ये इसका मेन है। जैसे सीपीसी है, सीआरपीसी है, तो देखिए हमारा कोड ना, जैसे कि आपने देखा होगा आईबीसी, इंडियन इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, है ना। यहाँ पे बताया होगा मैम कोड क्यों है, चलो मैं बता दी। कोड इसलिए है यहाँ पे बेटा, जब पहले ना क्या होता था, इंसॉल्वेंसी के बहुत सारे लॉज होते थे और हर एक का अलग होता था। जैसे पार्टनरशिप है, तो पार्टनरशिप की इंसॉल्वेंसी हो गई तो अलग लॉ में लिखा है, पार्टनरशिप एक्ट में लिखा है। कंपनीज एक्ट की इंसॉल्वेंसी हो गई तो कंपनीज एक्ट में जाओ, वाइंडिंग अप पढ़ो। ठीक है, तो हर जितने भी हमारे आर्टिफिशियल पर्सन थे उन सबकी, अगर जैसे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी है, बीओआई है ना, जितने भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, इन सबकी अगर इंसॉल्वेंसी हो रही है तो इनके पर्टिकुलर एक्ट में जाओ। तो इन्होंने देखा कि ये ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हो रही है, कि अगर इंसॉल्वेंसी हो गई है तो उसका दो ही प्रोसीजर है, या तो हम रिवाइव करें या वाइंडिंग अप करें। ठीक है, तो जब दोनों का, हर एक आर्टिफिशियल पर्सन का दो ही प्रोसीजर है, तो हम अलग अलग एक्ट में क्यों जाए। तो उन्होंने क्या किया, सारे के सारे एक्ट को जब कंसोलिडेटेड कर दिया जाता है तो उसे कोड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको आईपीसी के तहत बताया कि जब हर एक पर्टिकुलर एक्ट में अलग अलग चीजें डिफाइन है, उन्हें कंसोलिडेट करके एक जगह रख दिया जाता है, तो उसे बोल दिया जाता है कोड। तो इसे बोलते हैं इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। ठीक है, तो इसी तरह से इंडियन पिनल कोड में भी अगर अलग अलग क्राइम हुए हैं, यानी कि क्रिमिनल ऑफेंसेस से डील करता है। किससे डील करता है ये? इंडियन पिनल कोड क्रिमिनल ऑफेंसेस से डील करता है, और ये कहता है कि जितने भी क्राइम हुए हैं उसके अंदर क्या पेनल्टी होंगी, क्या पनिशमेंट होंगे, ये अलग अलग एक्ट में हम नहीं लिख रहे, एक ही जगह क्या कर रहे हैं, कंसोलिडेट करके बता रहे हैं। तो ये क्या बन जाएगा, इंडियन पिनल कोड। ठीक है, जहाँ पे सारी की सारी क्रिमिनल एक्टिविटी से रिलेटेड जो भी पेनल्टीज है वो सब यहाँ पे मेंशन होंगी। आई होप कि समझ आ गया होगा कि कोड और एक्ट में क्या डिफरेंस है। कोड हमेशा वाइडर होता है और एक्ट हमेशा नैरोअर होता है। ठीक है, समझ आया? हाँ नैरो। ठीक है, चलो लिखो आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता, यही था। आईपीसी के तहत इतनी सजा दी जाती है ना, जैसा आप जब बोलते हैं, आपने सुना है? चलो लिखो। दोनों मिला के, मेरे नोट्स में कुछ अलग थोड़ी लिखा है, सेम तो है। बेटा देखो मैं बताती हूँ कैसे करना है। मेरे जो नोट्स है ना, आपको जो मैं नोट्स दे रही हूँ, वो तो मेरे कीवर्ड्स है, लाइक का फॉर्मूला टाइप। ठीक है, लेकिन आप जो लैंग्वेज लिख के आएंगे ना एग्जाम में, वो लीगल लैंग्वेज लिख के आएंगे, और वो लर्न करनी पड़ेगी आपको। और वो कहाँ से करेंगे? बुक से लर्न करेंगे। क्योंकि अगर आप देखो, मैंने तो आपको सिर्फ कीवर्ड्स लिखवाए, बाकी तो मेरी हिंदी जुड़ी हुई है कीवर्ड्स के साथ, जो मैंने बोल के बताया है। लेकिन जो आपकी लीगल लैंग्वेज, वहां पे तो लीगल लैंग्वेज प्रेजेंट करके आ गया, नंबर नहीं मिलेंगे ऐसे। तो लीगल लैंग्वेज प्रेजेंट करने के लिए आपको लर्न करनी पड़ेगी लीगल लैंग्वेज। बस ये है कि आपको कंसेप्ट यहाँ से क्लियर हो गए, कि मेरे द्वारा आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए, सारे मतलब जैसे जो भी मैंने टॉपिक्स आपको समझाए हैं वो क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद बस आपको वो क्या करना है, लर्न करना है, और वहां पे वो सब लिख कर आना है, पर्टिकुलर अच्छे से प्रेजेंट करके। ठीक है,
हाँ, पढ़ना सारा सब कुछ सेम टू सेम वैसा ही है, लेकिन ये है कि वहाँ पे प्रेजेंट कैसे करके आना है ये आपको पता होना चाहिए ना, लीगल लैंग्वेज कैसे लिख कर आना करना है। हाँ ठीक है। बेटा आईसीएसआई का कोई भी टॉपिक छोड़ के मत जाना, आईसीएसआई टॉपिक सब एक बार गो थ्रू करके जाना। बुक बुक तो पूरी पढ़नी ही है, लेकिन क्या है आईसीएसआई का पूरा मॉड्यूल भी गो थ्रू करना है कि कोई टॉपिक हमारा क्या ना हो जाए। वेलकम बेटा। चलिए जल्दी से देखिए इंडियन पिनल कोड। लिख लिया? समझाओ चलो। देखो बेटा, इंडियन पिनल कोड हमारा कॉलोनियल लेजिस्लेशन है। कॉलोनियल क्या होता है? जो ब्रिटिशर्स के टाइम का है, यानी कि जैसे कि ये देखिए 1860 लिखा है, यानी आजादी से पहले का है ना। तो ब्रिटिशर्स का लॉ हमारा यहाँ पे चल रहा है कॉलोनियल लेजिस्लेशन। सेकंड है सब्सटेंटिव लॉ। सब्सटेंटिव लॉ बता सकता है कोई बच्चा क्या होता है? जिसके अंदर सिर्फ हमें राइट एंड लायबिलिटीज डिफाइन होती है पर्टिकुलर पार्टीज की। प्रोसीजर कहाँ लिखा होता है? प्रोसीजरल लॉ। दो प्रकार के लॉ होते हैं ना, एक सब्सटेंटिव लॉ और एक प्रोसीजरल लॉ। सब्सटेंटिव लॉ में सिर्फ हमें राइट एंड लायबिलिटीज डिफाइन होती है, हमें बता दिया जाता है कि इसके ये राइट्स है और इसकी ये लायबिलिटीज है। लेकिन अब हमें वो इम्प्लीमेंट कैसे करनी है वो कहाँ जाना पड़ेगा? प्रोसीजरल लॉ। ठीक है, तो वो हमारा होता है ये जो आईपीसी है, ये हमारा सिर्फ सब्सटेंटिव लॉ है, ये बता दिया जाएगा ये राइट्स है और ये लायबिलिटीज है। ठीक है,
और इसके अंदर ना सारे के सारे ऑफेंसेस डिफाइन, सारे के सारे ऑफेंसेस डिफाइन है और पनिशमेंट डिफाइन है। मैंने बता दिया कि इंडियन पीनल कोड के अंदर हमें सारी पेनल्टीज ही डिफाइन है, ठीक है। ऑफेंसेस यानी कि मर्डर क्या है, ठीक है, और क्राइम जैसे क्रिमिनल ऑफेंसेस से ये रिलेट कर रहा है, तो क्रिमिनल ऑफेंसेस से रिलेट कर रहा है, तो क्राइम क्या है ये हमें कहाँ पे पता चलेगा, कहाँ पे पता चलेगा, आईपीसी, ठीक है। फ्रॉड अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो वो क्या है, तो फ्रॉडरी जो हो रहा है यानी कि जो भी फ्रॉड हो रहा है वो क्या है, वो कहाँ पता चलेगा, आईपीसी में। और पनिशमेंट भी कहाँ लिखे होंगे, आईपीसी। अब आईपीसी के अंदर हमारी कितने चैप्टर्स है और सेक्शंस 511, ठीक है। अब देखो सिविल रॉन्ग और क्रिमिनल रॉन्ग दो प्रकार के रॉन्ग होते हैं, मैंने बताया था सिविल रॉन्ग और क्रिमिनल रॉन्ग होते हैं। सिविल रॉन्ग होता है सिर्फ मान लीजिए ईशा एंड कनिष्का, इंद्रजीत, हाँ जी, ईशा एंड इंद्रजीत में क्या हो रखा है, डिस्प्यूट हो रखा है, तो कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट है, तो ये सिविल रॉन्ग है, ये आपस में ही लड़े झगड़े कुछ भी करें हमें मतलब नहीं। लेकिन वही अनंत ने क्या किया, किडनैप कर लिया किसको, सहज को, तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, क्रिमिनल रॉन्ग, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति एक बड़ा क्राइम करे तो ये सिर्फ इस व्यक्ति को हार्म नहीं कर रहा। अब क्या आज सहज को किडनैप किया है, कल पता नहीं मैडम को किडनैप कर ले बाहर वाली, परसों किसी और को कर ले, तो ये सोसाइटी को क्या है, हार्म, ये कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, हार्म कर रहा है, तो ये क्या हुआ, क्रिमिनल रॉन्ग हमेशा कंट्रोल किया जाता है एट हाई लेवल पे, इसीलिए पेनल्टी और पनिशमेंट इसमें ज्यादा होते हैं। लेकिन सिविल रॉन्ग में ये नहीं है कि प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट चल रहा है तो क्या है, जेल वेल चले जाएंगे, लेकिन क्राइम वाले में जेल भी जाते हैं, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति क्राइम कर रहा है तो फिर उसे क्या कहाँ भेजेंगे, फाइन के साथ जेल भी भेजेंगे। चलिए नेक्स्ट लिखिए, वो तब होगी जब उस व्यक्ति ने किसी को हाँ या फिर और भी गंदा काम किया, वो आप लोग समझ गए। चलिए क्राइम इज सोशल, ये देश है मेरा, चलो देखते हैं क्या है इसका। मान लीजिए इंडिया, ठीक है, सहज एंड अनंत, ये दोनों कौन है, इंडियन सिटीजन। इन दोनों ने क्या किया, क्राइम किया यहाँ पे रह, क्या इन पे लगेगा आईपीसी, बिल्कुल, ये भारत के नागरिक हैं और इन्होंने गलत किया तो लगेगा। सेकंड, फॉरेनर का नाम बताओ, हम्म, कोई हीरो, चलो देखो, मान लीजिए मिस्टर स्मिथ, मिस्टर स्मिथ ने मिस रीना, रीना कौन है, इंडियन सिटीजन, और मिस्टर स्मिथ फॉरेनर, ठीक है। यहाँ आके क्या किया, मिस रीना के साथ गलत किया, लगेगा आईपीसी,
बिल्कुल लगेगा, हमारे देश के अंदर आए हो और उसके बाद गलत कर रहे हो तब तो छोड़ेंगे नहीं, जाने नहीं देंगे तुम्हें। ठीक है, चलिए। अब इनकी वाइफ है, यहाँ पे तो इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था मिस्टर स्मिथ का मिस रीना के साथ। अब अपनी वाइफ के साथ आए, कौन है? मिसेज स्मिथ। ठीक है, वाइफ के साथ आए हैं और यहाँ मर्डर कर दिया अपनी वाइफ का इंडिया में लाके, लगेगा आईपीसी? बिल्कुल लगेगा। क्यों लगेगा? हाँ, जो भी तुम कर रहे हो हमारे देश को साथ, वो क्या हो जाएगा तुम्हारे पे एप्लीकेबल हो जाएगा, चाहे फॉरेनर करे, चाहे दोनों फॉरेनर आके करे, चाहे दो इंडियन करे या एक इंडियन एक फॉरेनर करे, कुछ भी आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना लो। अगर हमारे देश के अंदर कुछ क्राइम किया जा रहा है तो आईपीसी लग जाएगा। चलिए यही पढ़ाने जा रही हूँ, जुरिडिक्शन ऑफ आईपीसी। देखिए, जुरिडिक्शन ऑफ आईपीसी। अगर क्वेश्चन आता है जुरिडिक्शन ऑफ इंडियन पिनल कोड तो आप लोगों को पता होना चाहिए जुरिडिक्शन ऑफ आईपीसी क्या है। मुझे तो याद में नहीं, आप कब से नहीं आ रहे थे। ये तो आप अपने फ्रेंड से कंफर्म कहाँ तक कर लिया था लास्ट चैप्टर? कोई नहीं, बैकअप ले लो। कैसे देगा आईसीएसआई रिजल्ट बताओ? अच्छा, आपका दिसंबर है क्या? ओके। बच्चों थोड़ी सफोकेशन से नहीं होगी? क्या थी मैडम? थोड़ी सफोकेशन होगी। ये लो। तन्वी बेटा, आपको समझ आ रहा है इंडियन पिनल कोड? Yes, ma'am.
हटा दो। बेटा अब जो मैं लिखने जा रहा हूँ ना वो आपको इस केस के नीचे ही लिखना है, यानी इस केस से ही रिलेटेड है जो स्टेटमेंट में लिख रही हूँ। यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए मैं नेक्स्ट पेज पे, चलिए लिख। लिख लिया आप लोगों ने, समझाओ। लिख लिया? चलो देखो, जुरिडिक्शन नहीं लिखा, चलो लिख लीजिए, ये लो। चलिए देखिए, जुरिडिक्शन ऑफ इंडियन पिनल कोड क्या होता है, ये पूरा एक्सप्लेन करेंगे सर जिस बार, ठीक है। चलिए देखिए क्या होता है, इंडियन पिनल कोड जो है हमारा इंट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन बताता है सबसे पहले कि हमारी इंडिया के अंदर की टेरिटरी, यानी कि इंडिया के अंदर जो भी क्राइम हुआ है उसे उस पे क्या लगेगा, आईपीसी लगेगा। लेकिन तीन बातें और इंक्लूड है। पहला ये, टेरिटरी ऑफ इंडिया जो सीओआई ने यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने बताई है आर्टिकल 1 के अंदर, यानी आर्टिकल 1 के अंदर जो हमें टेरिटरी ऑफ इंडिया डिफाइन की गई है वो भी क्या है, उस पे भी आईपीसी लगेगा, यानी वो भी इंडिया का ही पार्ट माना जाएगा, ठीक है। वाटर टेरिटरी, वाटर टेरिटरी कैसे कि जितना हमारा, हाँ, जो इंडिया के आसपास के जितना भी वाटर का इलाका है जो भी हमारे इंडिया का माना गया है वो भी क्या है, वहां पर भी आईपीसी लगेगा। यानी यहाँ पर कोई शिप है अमेरिका की और यहाँ पे क्राइम हो जाता है, ठीक है, लेकिन वैसे तो इन्होंने बोल रखा है कि शिप जहाँ की है, जिसकी शिप है वहां वो वाला क्राइम माना जाता है। लेकिन अगर इंडिया की टेरिटरी में ना तो आईपीसी इंडिया वाला भी देखा जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पे क्या बोला है हमें कि वाटर टेरिटरी जो हमारे भारत की है वहां पे लगेगा, जो आर्टिकल 1 ने एरिया बताया है वहां पे लगेगा। और थर्ड, एयरक्राफ्ट और शिप टेरिटरी, यानी कि अमेरिका के वाटर की टेरिटरी है, हाँ, यानी अमेरिका की वाटर टेरिटरी है और उस अमेरिका वाटर टेरिटरी में क्या हुआ है, हाँ बिल्कुल सही, कि मान लीजिए हमारे भारत का क्या है, ये शिप है, ठीक है, ये कौन है, शिप, और ये है इंडिया फ्लैग लगा हुआ है इसमें, इंडियन फ्लैग, और ये कहाँ पर चल रहा है, अमेरिका की वाटर टेरिटरी में, यानी कि अमेरिका का जो एरिया है पानी का उसके इलाके में आ रहा है, लेकिन फ्लैग कहाँ का है, इंडिया की शिप है। और क्राइम भी किन्होंने किया है, दो फॉरेनर ने किया है, स्मिथ और जॉन ने किया है। स्मिथ ने जॉन का मर्डर कर दिया, ठीक है। तो ये क्राइम भी किसने किया है, फॉरेनर ने किया है, लेकिन किस में कर दिया, इंडियन शिप में कर दिया, बस यही फंस गया वो, और यहाँ पे क्या लग जाएगा,
आईपीसी, यानी कि अगर कोई भी ऐसा शिप या एयरक्राफ्ट यानी एरोप्लेन जो हमारे भारत में रजिस्टर्ड है या फिर इंडियन को क्या करता है, इंडियन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, हमारा आईपीसी लग जाएगा। यानी कि टेरिटरी ऑफ इंडिया आर्टिकल 1 बॉर्डर टेरिटरी, और कोई भी ऐसा एयरक्राफ्ट या शिप जो हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है या रजिस्टर्ड है भारत में, तो उस पर भी क्या लग जाएगा, आईपीसी। अब देखो इस केस में क्या होता है, मुबारक अली अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। इस केस में ये हुआ था, एक फॉरेनर आया भारत देश में और उसने क्राइम कर दिया, और उसने कहा, अब देखो फॉरेनर आया है इस देश में और उसने क्राइम कर दिया यानी मर्डर कर दिया, और फिर जब उसे पकड़ा गया तो उसने बोला कि मुझे तो लॉ पता ही नहीं था। क्या ये चलेगा, बताओ? हम अमेरिका में जाके किसी का मर्डर करते और हमें क्या है, हमें तो अमेरिका का लॉ पता ही नहीं था, चलेगा? नहीं चलेगा। तो उन्होंने भी यही कहा कि जब भारत देश ने एक बार पब्लिश कर दिया तो हम मान लेंगे कि जितने भी भारत के लोग हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, व्हाटएवर, फॉरेनर हो या कोई भी हो, अगर उन्हें क्या पता चल चुका है, लॉ पता है, जैसे ही आपने हमारे भारत के अंदर कुछ भी क्राइम किया तो क्या हो जाएगा, आप पे आईपीसी लग जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि हम आपको पब्लिश हुआ हुआ लॉ पूरा पढ़ाए या बताएं कि आते ही एयरपोर्ट पे आप आए और आपको क्या करे, लॉ की बुक थमा दे और बोले कि ये हमारे भारत का लॉ है, पढ़ लो, इसके हिसाब से क्राइम करना है, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज, यानी कि अगर आपने ट्रैफिक रूल्स तोड़े फॉरेनर होकर तो हम आपको क्या करेंगे, आपका भी एज यूजुअल वैसे ही ट्रीटमेंट होगा जैसे बाकी लोगों का होता है। ठीक है, बस इतना सही था। चलो अब लिखो एग्जम्पशन। एग्जम्पशन का मतलब क्या होता है? हम्म, बोलो। यानी इन्हें छूट मिली हुई, ये लोग क्राइम करे चलेगा, इन्हें छूट मिली है। देखो कौन कौन है। एग्जम्पशन फ्रॉम इंट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शन। इसे अपनी लैंग्वेज में लिखना है, हिंदी इंग्लिश मिला के। ठीक है, ओके। बेटा फॉरेन डिप्लोमेट्स लिखो, फॉरेन डिप्लोमेट्स। सॉरी, मिलिट्री पर्सन और मिशन। उसको छूट नहीं।
चलिए देखिए, देखिए अगर हमारे कोई देश के प्रेसिडेंट है या फिर पर्टिकुलर स्टेट के गवर्नर माने जाते हैं और देश के प्रेसिडेंट, अगर उन्होंने कुछ क्राइम किया है, जब तक उनका ऑफिस होल्ड है यानी कि पोजीशन होल्ड कर रखी है, तब तक क्या होगा, उन पे आईपीसी नहीं लगेगा। अगर उन्होंने कोई क्राइम कर दिया एज अ प्रेसिडेंट तो हम क्या मानेंगे, आईपीसी नहीं लगेगा। जब ऑफिस छोड़ दिया तब हम क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं, लेकिन जब तक ऑफिस में वो होल्ड कर रखा है तब तक नहीं। फॉरेन सॉवरनर्स ये कौन होते हैं? हाँ, कौन है हमारे अमेरिका का प्रेसिडेंट? जो बाइडन। जो बाइडन आते हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आके क्राइम कर रहे हैं, डाल दे जेल में। डाल दे, नहीं मना किया गया। यहाँ पे छूट मिल गई कि अगर कोई भारत के देश का बाहर का व्यक्ति किंग आ रहा है यहाँ पे, उसने कुछ गलत कर दिया तो उसे सजा नहीं मिलेगी आईपीसी। उनके लिए अलग लॉ बने हुए हैं इसलिए, ठीक है। एम्बेसडर एंड फॉरेन डिप्लोमेट्स, एम्बेसडर और फॉरेन डिप्लोमेट्स आपको पता है कौन होते हैं? हाँ बिल्कुल सही, एम्बेसी वाले, यानी कि अगर हमारी इंडियन एम्बेसी अमेरिका में है तो मतलब हमारे इंडिया के लोग वहां बैठे अमेरिका, ठीक है, यानी रिप्रेजेंट तो वो इंडिया को कर रहे हैं लेकिन बैठे कहाँ है, अमेरिका में। इसी प्रकार से अमेरिका एम्बेसी की इंडिया में होगी तो अमेरिका के लोग बैठे कहाँ है, इंडिया में, लेकिन वो रिप्रेजेंट किसे कर रहे हैं, अमेरिका। तो उन लोगों को भी कोई सजा नहीं मिलेगी, उसे बोलते हैं फॉरेन डिप्लोमेट्स, ठीक है। अब मिलिट्री पर्सन और मिशन, मिलिट्री पर्सन और मिशन कौन है? हाँ, मतलब अपने मिशन पे और उसमें क्राइम कर रहा है। जैसे रुस्तम में क्या था, रुस्तम में तो उसने अपने पर्सनल चीजें डील की थी, लेकिन उरी में, हाँ उरी में उसने क्या किया था कि अपने मिशन को फुलफिल करने के लिए जो भी उसने एनकाउंटर किए वो सब क्या माने जाएंगे, आईपीसी में नहीं माने जाए, ठीक है। बस इतना सही था इस। चलो अब सहज समझाएंगे इंट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शन और उसकी एक्सेप्शन। आर्टिकल 1 में जो डिफाइन, हाँ ओके, भारत बिल्कुल सही, ठीक है। और एग्जम्पशन क्या है इसकी, कि प्रेसिडेंट पे नहीं लगेगा, गवर्नर पे नहीं लगेगा, फॉरेन सॉवरनर्स पे नहीं लगेगा, एम्बेसडर पे नहीं लगेगा और मिलिट्री पर्सन पे नहीं लगेगा। पर ये आपने सही क्वेश्चन पूछा था कि इंडिया की है या भारत के बाहर की मिलिट्री, इंडिया की मिलिट्री को छूट दी गई है, ना कि विदेशी, ठीक है, विदेशी मिलिट्री को छूट नहीं, ठीक है। हाँ तो वो मिशन अब देखना पड़ेगा, मिशन हमारा है क्या उनका है। अब वो पाकिस्तान वाले आके यहाँ अटैक कर रहे हैं, अपना मिशन पूरा कर रहे हैं, हमारे को तो हाफ कर रहे हैं ना, तो उन्हें कैसे, अच्छा हमारा भी है तब हम बचाव कर सकते हैं। देखो हाँ बट नहीं नहीं, हमारे में ही रहेगा। अगर वो हमारा भला कर रहे हैं, यानी कि कोई मान लो कोई और पाकिस्तान वालों ने अटैक कर दिया, हम अमेरिका वाली आर्मी भी लिया, तो अमेरिका और इंडियन आर्मी फाइट कर रही है पाकिस्तान से, तो फिर वो क्या हुआ, मिशन तो हम बचा तो हमें रही है ना, तो मिशन हमारा पूरा कर रही है, तो फिर वो भी सेफ है इस चीज, ठीक है। तो देखना पड़ेगा मिशन किसका, हमारा ये उनका, ठीक है। चलो लिखो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शन। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शन क्या होता है? पहले लिखवा देती,
बच्चों आपके कितने सब्जेक्ट के सिलेबस कंप्लीट होने वाले हैं? एफपीसी का कंप्लीट हो गया तुम्हारा? अच्छा, इस महीने पहुंच रहा है और बाकी दो? अच्छा, और एक और बचा है वो चल रहा है। अच्छा, चलिए देखिए, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शन क्या है, लिख लीजिए यहाँ सिंपल लैंग्वेज। आउटसाइड इंडियन टाइप। चलो समझाऊं। देखिए ए वाले का एग्जांपल देखिए, मान लीजिए, देखिए बुरा नहीं मानेंगे, ठीक है। अनंत है जो क्या कर रहा है, अमेरिका में एक दोस्त है, उसके साथ रहते हैं अमेरिका में अपने दोस्त के साथ, उसका नाम क्या है, मिस्टर स्मिथ। फॉरेन फ्रेंड बनाते हैं, छोटे मोटे दोस्त नहीं बनाते हैं, ठीक है। मिस्टर स्मिथ के साथ रहते हैं अनंत अमेरिका में, और वहां जाके क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्राइम। एग्जाम्पल दो क्राइम। ड्रग्स, चलिए ड्रग्स। ड्रग्स क्या कर रहे हैं हमारे भारत में, वो भी कैसे, इलीगल, इलीगली बहुत ज्यादा सप्लाई कर रहे हैं। और अनंत किसके साथ मिलके, मिस्टर स्मिथ के साथ मिलके इंडिया में ड्रग्स भेज रहे हैं। लगेगा अनंत पे आईपीसी लगेगा, बोलो। आईपीसी लग जाएगा, इंडियन पिनल कोड 1860 के अंदर क्राइम माना जाएगा, क्योंकि ये जो काम कर रहे हैं वो क्या सा कर रहा है, इल्ली। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल, एनी पर्सन एट एनी प्लेस रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया। कोई भी व्यक्ति, अब मानते हैं मिस्टर जो बहुत मेहनत से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करी टॉप कॉलेज से, और उसके बाद वो क्या कर रहे हैं, मोमोज नहीं नहीं, बहुत मेहनत से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करी और अब क्या कर रहे हैं, हैकिंग। हैकिंग कर करके सबका, जितने भी बड़े बड़े रईस जाते हैं उनका सबके अकाउंट खाली कर रहे हैं, ये उनका मिशन है, इसका मिस्टर जोन। ठीक है, कहाँ बैठे, कहाँ बैठे है ये, अमेरिका में बैठा है, अमेरिका में बैठा है। अकाउंट किसके खाली कर रहा है, इंडियन के। ठीक है, तो ये क्या हुआ, आईपीसी लगेगा, बिल्कुल। तुम कोई भी व्यक्ति हो, कहीं पर भी बैठे हो, लेकिन अगर हमारे इंडिया के लोगों को हार्म पहुंचा रहे हो तो क्या हो जाएगा, आईपीसी लग जाएगा, यही लिखा है इसमें। ठीक है, एनी पर्सन एट एनी प्लेस, कहीं पर भी बैठा हो कोई भी व्यक्ति हो, कैसा, रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया, यानी कि इंडिया से वो क्या कर रहा है, या तो डेटा चुरा रहा है, या फिर लोगों के अकाउंट खाली कर रहा है, या व्हाटएवर, जो भी हमारा इंडिया से रिलेटेड कुछ भी हार्म कर रहा है, तो उस पर आईपीसी लग जाएगा। ठीक है, एनी पर्सन कमिटेड ऑफेंस, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। अगर कोई भी ऐसी शिप या एयरक्राफ्ट है, कोई भी ऐसी शिप या एयरक्राफ्ट है जहाँ पे, वो कौन सी शिप या एयरक्राफ्ट है, हमारे भारत की शिप या एयरक्राफ्ट है, और वो कहीं पर भी हो, पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी, अगर उसके अंदर कोई क्या हो गया, क्राइम हो गया, तो उस पर भी आईपीसी लग जाएगा।
तो उन्होंने बोला है चाहे वो किसी ने भी किया हो, फॉरेनर्स ने ही किया हो, लेकिन अगर हमारे भारत की शिप है या भारत का एयरक्राफ्ट है तो उसपे क्या लग जाएगा, आईपीसी लग जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शन। 3 ही थे बस, याद हो गए? हो गए? सुनाओ, बिना देखे सुनाओ। वेरी गुड। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ कंप्यूटर है कि हाँ ठीक है, बहुत अच्छे कि एयरक्राफ्ट या शिप अगर हमारे भारत से रिलेटेड है चाहे कहीं पर भी हो तो फिर उसपे भी क्या लग जाएगा, आईपीसी। चलिए लिखिए नेक्स्ट टॉपिक लिखिए। जब से मैंने साहिल की तारीफ की है कि वो पढ़ने वाला है तब से वो आता ही नहीं। हाँ गलत। हाँ साहिल पेपर दे रहे हैं, हो गए कि नहीं हो? अभी ऑनर्स के रहते हैं। अच्छा चलो। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग प्लानिंग करके क्यों छुट्टी करते हैं? चलो एक नहीं आ रहा, हम भी नहीं आ रहे, ये तो गलत बात है ना। ऐसा मुझे लग रहा है कि सब आपस में यूनिटी बना के नहीं आते, ऐसा कुछ है क्या? हो गया, समझाओ। बच्चों देखो, एडमायरल्टी जुडिक्शन कुछ नहीं होता, ये भी सेम टू सेम है। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ये सेम टू सेम है जैसे हमारा इंडियन शिप और पोर्ट है ना, उसी हिसाब से हमारा क्या है, हाई सीज। समझ ही नहीं रहे आप, मैं किसे बता रही हूँ खुद को, मुझे थोड़े पेपर पास करना कर चुकी है।
चलिए देखिए, एडमायरल्टी जुरिडिक्शन का मतलब कि वही होता है कि कोई भी शिप या फिर क्या है जिसपे इंडियन फ्लैग लगा हुआ है, चाहे वो मूविंग हो या स्टेशनरी। मूविंग का मतलब चल रही है या रुकी हुई है, तब भी उस पे क्या लगेगा? अगर इंडियन फ्लैग लगा हुआ है और कोई भी प्रकार का क्राइम हुआ है तो क्या माना जाएगा? वो तो रजिस्टर्ड होगा ना, जिसपे भी हर कंट्री, जिसपे भी हर कंट्री का फ्लैग लगा होता है ना। अमेरिका की शिप है तो अमेरिका का फ्लैग लगा होता है। बच्चों हंसना नहीं है, ठीक है? इसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ क्राइम, देखिए अब हम बेसिकली वो पढ़ने जा रहे हैं क्राइम के इंग्रेडिएंट क्या है। बच्चों क्राइम के इंग्रेडिएंट्स लिखो जल्दी से, समझाओ। एक्टस रिया, ये गिल्टी माइंड एग्जाम्पल नहीं है। मेंस रिया का मतलब है, हाँ एक्टस रिया का मतलब है क्रिमिनल एक्ट, किसी भी प्रकार का क्रिमिनल एक्ट। चलिए सुनिए ध्यान से, क्राइम के हमारे इंग्रेडिएंट क्या होते हैं? सबसे पहले वो किसी इंसान ने किया हो। मान लीजिए अगर मिस्टर ए है और उसे लॉयन खा गया, लॉयन पे केस करते, उसने तो मर्डर कर दिया, कर दे? नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये तो लॉयन खाया एनिमल पे है, तो एनिमल पे ये लॉ नहीं लगेगा। तो सबसे पहले क्राइम करने के लिए वो व्यक्ति इंसान होना चाहिए। किसी मशीन के करंट के द्वारा कोई व्यक्ति मर गया, क्या मशीन पे केस फाइल करते? नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि चाहे उसने क्राइम किया है, हम उस पर केस फाइल नहीं कर सकते। यानी ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। अब ह्यूमन बीइंग है तो उसका दिमाग में क्या चल रहा हो? इन्वेस्टिगेशन के थ्रू पता लगे, ठीक है? ठीक है, अगर उस व्यक्ति ने इंश्योरेंस करवाया होगा तो इंश्योरेंस कंपनी बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेट कर लेती है।
कि किसी की बैड इंटेंशन से इस मशीन ने करंट मारा या फिर हाँ ये नॉर्मल, ठीक है। चलो अब आता है मेंस रिया। मेंस रिया क्या होता है? गिल्टी माइंड। गिल्टी माइंड में क्या है कि उसकी जो इंटेंशन है गलत, इंटेंशन गलत है का मतलब क्या? हाँ क्या है इसका मतलब? पक्का? तो उसमें हाँ उसकी मतलब मान लीजिए ऐसी रोड पे झगड़ा हुआ था, हाँ उसकी दिमाग में क्या है? गलत इंटेंशन है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था थॉट में, आप लोग तो पता नहीं खाते, ठीक है। एक बच्चा था किसमें? गाड़ी में, और उस बच्चे को बचाने के लिए एक व्यक्ति ने गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। अच्छी इंटेंशन है, बुरी? अच्छी। ऐसी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया, बच्चे को नहीं बचाना था, बस ऐसे ही तोड़ दिया गाड़ी का शीशा। कोई गिल्टी माइंड वाली हुई, यानी कि वो हार्म वाली, ठीक है। जैसे नायक पिक्चर में जो बसे वसे जला रही थी, नायक पिक्चर देखी आप लोगों ने, अनिल कपूर वाली? हाँ जैसे लोग आजकल सड़कों पे प्रोटेस्ट करते रहते हैं, कभी गाड़ियां जला रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो ये सब क्या है? गिल्टी माइंड वाली इंटेंशन है, यानी हार्म पहुंचाने वाली इंटेंशन है। मेंस रिया का मतलब है जब आपके माइंड में कैसा चल रहा हो, गलत इंटेंशन चल रही हो, तो वो क्राइम का पार्ट बन जाता है, ठीक है। थर्ड है कि अब उसने क्रिमिनल एक्ट कर दिया। क्रिमिनल एक्ट यानी जिसका मर्डर सोचा था अब उसका कर भी दिया, तो वो क्या है? क्राइम, ठीक है। और इंजरी टू अनदर, और उस व्यक्ति को इंजरी होना जरूरी है। जैसे कि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट करना था, पहले तो वो सोच रहा था कैसे कैसे करना है, और फिर उसने कर दिया, तो फिर वो क्या हुआ? मैंस लिया प्लस एक्टस लिया, और इंजरी टू अनदर तो हुआ ही है, ठीक है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट थे हमारे किसके? क्राइम, ठीक है। अब लिखिए मैंस लिया, 4 मिनट है बेटा, चलो रिवाइज करा दो, आइए रिवाइज करते हैं 4 मिनट के। सबसे पहले हमने सीपीसी का एक पार्ट पढ़ा था, समरी प्रोसीजर। वैसे तो नॉर्मल रूल होता है कि डिफेंडेंट को क्या मिलेगा? बोलने का मौका मिलेगा, लेकिन अगर हमें लग रहा है कि अनरीजनेबल ऑब्स्ट्रक्शन वो क्रिएट कर रहा है, तो फिर क्या होगा? डिफेंडेंट को बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर वो 10 दिन के अंदर आके रिक्वेस्ट करते कि हाँ हम क्या करेंगे, मौका दे सकते हैं आपको, वो रिक्वेस्ट करे तो हम उसको दे देंगे, ठीक है। अब ये समरी प्रोसीजर इंद्रजीत बताएंगे, ठीक है। इन दिस केस शैल नॉट डिफेंड, ऐसा हमें नहीं लगना चाहिए कि वो जो डिफेंड मांग रहा है वो फ्रिवलस है, ये वाला टॉप। अमाउंट एडमिटेड बाय डिफेंडेंट बट नॉट डिपॉजिटेड, यानी कि जो भी उसने एडमिट किया है, जो उसने कहा था मेरे को देना है और उसने वो नहीं दिया, तो फिर क्या होगा? हमारा डिफेंड का मौका उसे नहीं मिलेगा। हाई कोर्ट, सिटी सिविल कोर्ट या स्मॉल कोर्ट के द्वारा ये समरी प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। हाई कोर्ट चाहे तो कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई कर सकता है, ठीक है। इंडियन पिनल कोड 1860 के अंदर हमने स्टार्ट किया है, जिसके अंदर सारे क्राइम्स ही क्या होते हैं? आईपीसी लगता है। पहला है कि आईपीसी, जिसके अंदर हमारे क्या है कि क्राइम्स क्या है, ये एक सब्सटेंटिव लॉ है। और अगर इसका प्रोसीजर देखना है तो हमें सीआरपीसी पढ़ना पड़ेगा, यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये एक प्रकार का कॉलोनियल लेजिस्लेशन है, सब्सटेंटिव लॉ है, और इसके अंदर सारे ऑफेंस और पनिशमेंट लिखे हुए हैं, ठीक है सहज। इसके बाद हमने पढ़ा था कि क्राइम जो है वो सोशल फिनोमिनल है, कैसे कि सोसाइटी को हार्म कर रहा है, इसीलिए हमने इसे क्या किया? दो तरीके से किया, एक आईपीसी और एक सीआरपीसी, ठीक है। जो भी व्यक्ति कमिट करता है क्या क्राइम सोसाइटी में, तो उस पर आईपीसी लगेगा। पूरे भारत में क्या लग रहा है? आईपीसी। अब हमने इसका जुडिक्शन पढ़ा था, एक इंट्रा टेरिटोरियल और एक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। इंट्रा में था कि भारत की बाउंड्री के अंदर जो भी क्राइम किया जा रहा है उस पर आईपीसी लगेगा। जो आर्टिकल 1 ने बोला है वो इंडियन टेरिटरी में आता है। जो वाटर टेरिटरी हमारी भारत की नक्शे से जुड़ी हुई वाटर टेरिटरी है, वाटर का पार्ट है इंडिया का, वो भी लगेगा। और एयरक्राफ्ट या शिप टेरिटरी है तो वो भी लगेगा। अगर फॉरेनर आकर कोई क्राइम करता है तो वो ये नहीं बोल सकता कि मुझे तो लॉ पता ही नहीं था, ठीक है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज, ठीक है ना। एग्जामिशन क्या है कि प्रेसिडेंट या गवर्नर ऑफ स्टेट पे ये नहीं लगेगा। सेकंड, कोई भी फॉरेन सॉवरनर्स आ गया है या फॉरेन डिप्लोमेट्स है तो उस पर भी नहीं लगेगा, या मिलिट्री पर्सन ऑन मिशन है उसने कुछ गलत कर दिया तो उस पर भी नहीं लगेगा। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल में हमने पढ़ा कि कोई भी क्राइम कमिट किया जा रहा है भारत के बाहर, लेकिन कौन कर रहा है? भारत का व्यक्ति, तो उस पर क्या लग जाएगा? आईपीसी लग जाएगा।
कोई भी व्यक्ति हो और भारत के बाहर क्राइम कर रहा है, लेकिन वो हार्म किसे कर रहा है, भारत के लोगों को या भारत का डेटा को, तो उसे इस पे भी लग जाएगा। कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो कि ऐसी शिप या एयरक्राफ्ट में क्राइम कर रहा है जो हमारे भारत की है, तो उस पे भी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शन लग जाएगा। ठीक है, एडमंडले में भी हमारे यही था कि जिसपे इंडियन फ्लैग लगा हुआ है वो भी हमारा जुडिक्शन माना जाएगा। ठीक है, एडमंडली जुडिक्शन सिर्फ शिप से रिलेट कर रहा है, शिप या बोट से रिलेटेड। ठीक है, एयरक्राफ्ट नहीं है इसके अंदर। फिर था हमारा एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ क्राइम की वो सबसे पहले ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। सेकंड क्या था कि गिल्टी माइंड होना चाहिए। थर्ड था कि एक्टर्स ने यानी क्रिमिनल एक्टर्स ने किया हो। और फोर्थ है कि उसने क्या किया हो, इंजरी की हो। चलिए आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्लास में